आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो इसमें ये दो कॉन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से 4 सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापितों में से किस में बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ए से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही चेयर कॉन्फॉर्मेशन हैं या कुर्सी संरूपण हैं और यहाँ पर ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो इक्वेटोरियल हैं और ये दोनों एक्सियल हैं। एक्सियल जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं आमतौर पर, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स रखे हुए हों तो ऐसा जो कॉन्फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होगा जिसमें कॉन्फॉर्मर बी विल बी मोर स्टेबल, यानी ये जो जिसमें एक्सियल पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो किस में ज़्यादा स्टेबल होगा। पहली नज़र में अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें से सबसे छोटा जो है वो फ्लोरो है और छोटा ग्रुप अगर बी पोजीशन बी के कॉन्फॉर्मेशन में अगर एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी का जो चांस होता है वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि बी ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बी ज़्यादा स्टेबल फ्लोरो के केस में इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें जो दूसरे इंटरैक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और HOMO LUMO के जो इंटरैक्शंस हैं वो फ्लोरो के लिए ज़्यादा होंगे। किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। ये देखिए ये LUMO है और क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका HOMO, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो अगर आर ग्रुप अगर फ्लोरो है इस केस में ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल, यानी ये है LUMO CF बॉन्ड का और यहाँ CH बॉन्ड का जो सिग्मा ऑर्बिटल है, यानी जो HOMO है वो और ये LUMO है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग उसी अवस्था में ज़्यादा होगी, फेवरेबल होगी, या जब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक्सियल पोजीशन पे हैं, और ये तब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जब ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरो जुड़ा हुआ है हो। तो हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी वो जस्टिफाई हमने इस तरह से किया। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुँचे याद कर लेते हैं TBATB के बारे में, टेट्रा ब्यूटाइल एमोनियम ट्राइब्रोमाइड। तो ये 1 2 3 4 टेट्रा ब्यूटाइल एमोनियम ट्राइब्रोमाइड है। इसके बारे में क्वेश्चंस इन सालों में नेट में आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा इस रिएजेंट का। इससे पहले भी हम इससे संबंधित क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फिलहाल जो हमें यह जानना है वो है कि TBATB को एक सॉलिड सोर्स ऑफ ब्रोमीन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड ब्रोमिनेशन का पहले होता था, हम लिक्विड ब्रोमीन को यूज़ करते थे ब्रोमिनेटिंग एजेंट के रूप में, उसके जगह पर हम TBATB को यूज़ करते हैं आसानी से। एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या थे लिक्विड ब्रोमीन के, वो ध्यान कर लेते हैं। जो लिक्विड ब्रोमीन है वो टॉक्सिक रिएजेंट है, कोरोसिव है और उसका जो स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन में मेंटेन करना मुश्किल होता है और उसके स्टोरेज के लिए मुश्किल है, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट है, फ्यूम्स आते हैं और परेशानी भी होती है जब उसको हैंडल हम करते हैं तब रिएक्शन के दौरान, जैसा कि आप लैब में ब्रोमिनेशन करते होंगे तब आपने इस चीज़ को फेस किया होगा। इसके अलावा इसके लिए जो लो टेम्परेचर हम लिक्विड ब्रोमीन रिएजेंट जो ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है उसके लिए कम टेम्परेचर को कम रखना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत जो टेट्रा ब्यूटाइल एमोनियम ट्राइब्रोमाइड है TBA जो है उसको हायर टेम्परेचर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका हैंडलिंग इजी है और कोरोसिव कम है, स्टोइकियोमेट्री मेंटेन की जा सकती है, स्टेबिलिटी इसके अंदर है। इसीलिए जो TBA TB
का यूज़ ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट के रूप में भी होता है। जो हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, तो ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और ये हमें ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और रिएजेंट नहीं है। इसके अलावा भी आप ये इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है उसका ब्रोमिनेशन यहाँ पर हो रखा है। तो अब सवाल उठता है कि इन चारों में से कौन सा जो स्टीरियोआइसोमर है वह उत्पाद के रूप में हमें यहाँ मिलेगा। देखिए, जो ये डबल बॉन्ड है, इससे सबसे पहले ये जो मेथिल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है, उसे दूर से ही जो दूर वाला जो कार्बन है उसमें ब्रोमिनेशन, ब्रोमो का बॉन्ड सबसे पहले बनने वाला है। और इसके ऑपोजिट, क्योंकि इससे विपरीत दिशा से बनेगा, तो उसका मतलब ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट हो सकता है। और ये जो इसी दिशा में है वो नहीं है। उसके अलावा इसमें देखिए, आप तीनों एक ही दिशा में, ये तीनों ग्रुप्स हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में हैं, ये ब्रोमो और ये ब्रोमो एक ही डायरेक्शन से दोनों हैं, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर सी या डी में से हो सकता है। और क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रोमो जो है उसी डायरेक्शन में है, उसी दिशा में जहाँ से ये मेथल ग्रुप है, तो इसके चांसेस नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हम ये इस तरह से लॉजिकली इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे हैं, लेकिन ये रिएक्शन किस प्रकार से होगा वो जानना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर सबस्ट्रेट। यहाँ से शुरू करते हैं। ये इसका कॉन्फॉर्मेशन है, और ये क्योंकि ऊपर दिखाया गया है तल से ऊपर, तो हमने इसको अबव द प्लेन इस तरह से दिखाया है। ये हमारा रिएजेंट है, ब्रोमिनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से एक जो Br है वो यहाँ रह गया है, और जो Br2 है वो इसके साथ इस डबल बॉन्ड की ओर अट्रैक्ट हो गया है। ये एक पाई कॉम्प्लेक्स सा बना है, जो बाद में सिग्मा बॉन्ड्स इसमें बनते हैं और इस तरह से साइक्लोब्रोमोनियम आयन बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये इसका डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन और ब्रोमीन का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और इस प्रकार से एक 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना है। और जब ये 3 मेंबर्ड रिंग बना है, तो यहाँ जो Br- था, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन से अब अटैक हुआ है। ऑलरेडी यहाँ तल के नीचे 2 Br है, तो यहाँ जगह नहीं है, और यहाँ यही रास्ता बचता है जहाँ से वो अटैक कर सकता है। तो ये देखिए, आप जो सेकंड Br जोड़ा है वो उसी डायरेक्शन में है जहाँ पर मेथल ग्रुप था। पहले वाला Br जो है इस मेथल ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी तल के नीचे है। सेकंड वाला तल के ऊपर है, उसी दिशा में जहाँ पर मेथल ग्रुप था। सो इस तरह से ऑप्शन सी तक हम पहुँचे, जो कि हमने लॉजिकली भी आंसर ये निकाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। दो हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा है इनमें से, इन चारों में से कौन सा रिलेशन इन दोनों के बीच में है। होमोमर, यानी दोनों एक जैसे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेटोरियल पे है, यहाँ एक्सियल पे है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम है, अगर इसको हम नज़रअंदाज कर दें तो। और अब देख सकते हैं कि यहाँ H जो है एक्सियल है, यहाँ इक्वेटोरियल है। सिर्फ इस पोजीशन पे ये दोनों एक्सचेंज, ये इन दोनों जो ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो यहाँ एक्सचेंज हो रही है। बाकी हिस्सा जो है पूरे मॉलिक्यूल का सेम है। तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि होमोमर्स तो है नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको फ्लिप करते हैं, चेयर को अगर हम फ्लिप करते हैं, और फ्लिप करने से जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में चेंज हो जाता है, और जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही हम देखेंगे कि ये यूं न रहकर फ्लिप होने के बाद यूं हो जाएगा, और अगर इस तरह का हिस्सा यहाँ ऐसे बन जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर फिर भी नहीं रहेंगे। तो ये होमोमर नहीं है। इनैंशियोमर एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, इनैंशियोमर भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ये मिरर इमेज नहीं है। अगर हम यहाँ पर मिरर रखते हैं तो ये मिरर इमेज नहीं है। ये डायस्टीरियो आइसोमर्स है, कॉन्फॉर्मर्स नहीं है। कॉन्फॉर्मर्स या संरूपण इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्फॉर्मर्स जो हैं एक दूसरे में केवल रोटेशन से या
फ्लिप करने से यानी ट्विस्ट करने से, इसको नीचे या इसके ऊपर करने से या किसी बॉन्ड को मोड़ने से ही एक दूसरे में वो परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में परिवर्तित इस प्रकार से नहीं हो पाएंगे। सो दीज आर नॉट कॉन्फॉर्मर्स। तो हमारा ऑप्शन है डायस्टीरियो आइसोमर। क्या होते हैं डायस्टीरियो आइसोमर? डायस्टीरियो आइसोमर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते। जैसा कि आपने देखा, ये हमको ए और ये बी दिया हुआ है और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप इसलिए नहीं हैं और ये होमोमर भी नहीं है क्योंकि ये जो CH3 यहाँ एक्सियल और यहाँ इक्वेटोरियल है और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाकी हिस्सा जो मॉलिक्यूल का है वो सेम है और सिर्फ इस दोनों पोजीशन पे एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के त्रिविम समावयवी भी हैं, स्टीरियो आइसोमर है क्योंकि आकाशीय व्यवस्था सिर्फ इन दोनों के एक दूसरे से, इन दोनों की बाकी जो मॉलिक्यूल में के अलावा इन दोनों की एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर ये जो दोनों H और CH3 ग्रुप्स हैं, इन दोनों आइसोमर्स में एक दूसरे से अलग हैं। तो दीज आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स यानी वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का आइसोमर तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है, और ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। जैसे कि आप इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करें तो ये प्रतिबिंब रूप के हिसाब से नहीं दिखेंगे, होमोमर के हिसाब से नहीं होंगे और कॉन्फॉर्मर्स भी ये एक दूसरे के नहीं हैं। दीज आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़। तो ये हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इसके ये 4 हमको ऑप्शंस इन्होंने बना के ऑलरेडी दिए हैं, तो हमें इसमें से चुनना है। देखते ही जो नज़र आता है ये 2 चेयर कॉन्फॉर्मेशंस हैं, ये दोनों, एक ये बोट है और ये ट्विस्ट बोट है, ट्विस्ट बोट है ये, और ये बोट कॉन्फॉर्मेशन है, ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है और ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। हमें मालूम है कि जो बोट कॉन्फॉर्मेशन होते हैं उसमें ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, स्टेरिक इंटरेक्शंस यहाँ पर ज़्यादा हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। ये भी ट्विस्ट बोट भी अनस्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? चेयर कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में। तो देखते ही जो आंसर जो मतलब ऑप्शन को हम क्रॉस कर सकते हैं वो C और D है। हमें चुनना है A और B में से। A और B में से अगर हम देखें तो इनमें से जो आंसर ऑप्शन B है जिसमें मेथल ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है वो ज़्यादा स्टेबल है। हमें ये लग सकता है कि यहाँ पर मेथल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें गॉशी इंटरेक्शंस अधिक हैं। किस प्रकार से हैं ये देख लेते हैं। देखिए ये तो बोट कॉन्फॉर्मेशन, ये ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन, इसमें इसके अलावा जो स्टेरिक हिंडरेंस है या रिपल्शंस है इस तरह से इसमें ज़्यादा भी हैं और इसमें गॉसियन इंटरेक्शंस हैं इस मेथल ग्रुप के और यहाँ C डबल बॉन्ड C में। इसके अलावा इस कार्बन में और इस बॉन्ड में गॉसियन इंटरेक्शन है। इसके अलावा ये दोनों एकदम पास पास हैं इसलिए इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ जो मेथल ग्रुप है ये इसका जो इंटरेक्शन यहाँ पर ये पैरेलल होगा यहाँ हाइड्रोजन के, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा उसके पैरेलल ये होगा, तो इनसे इन दोनों हाइड्रोजन से इसका जो रिपल्शन होगा वो एक्सियल रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन होगा वो उसकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा इस मेथल ग्रुप का इस C डबल बॉन्ड C के साथ कोई गॉश इंटरेक्शन नहीं है जो कि इसको अनस्टेबल बनाता है, इसको अनस्टेबल बनाता है। तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें इसके साथ इसका इंटरेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है जो कि यहाँ पर ये मेथल ग्रुप और ये सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के करीब थे। सो जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि इसमें रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है इसमें सबसे कम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमने जस्टिफाई किया। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करें याद कर लेते हैं गिलमैन रिएजेंट के बारे में। ऑर्गेनोक्यूपरेट्स कहा जाता है इनको, और ये जो
गिलमैन रिएजेंट है, इसके बारे में नेट में क्वेश्चंस आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। गिलमैन रिएजेंट ये भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट हैं और ये यहाँ पर ऑर्गेनिक पोर्शन ये कॉपर और ये लिथियम। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी तुलना की गई है। हालांकि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई हमें लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी जान लेना हमें ज़रूरी है। यहाँ देखिए साइक्लोहेक्सिनोन दोनों यहाँ पर सबस्ट्रेट्स दिए हुए हैं और जो गिलमैन रिएजेंट है वो चौथे जो कार्बन है उस पर एल्किलेशन कर रहा है। सी डबल बॉन्ड सी को वो सी सिंगल बॉन्ड सी में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि हम देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हमने इस्तेमाल किया ये और ये सबस्ट्रेट एकदम सेम है और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सी माइनस यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो इस कार्बन पर है। तो ये एक हार्ड रिएजेंट है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, इसने हार्ड सेंटर पे अटैक किया। ये सॉफ्ट है, इसने सॉफ्ट सेंटर पे अटैक किया। इसके अलावा गिलमैन रिएजेंट्स आर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स फॉर SN2 रिएक्शंस। यहाँ देखिए आप इस वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है और Br माइनस निकला और उसकी जगह R माइनस आके जुड़ा है, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये अपने नॉलेज के लिए आप ध्यान में रखिएगा। गिलमैन रिएजेंट जो है लिथियम डाई मेथिल कॉपर यहाँ पर हमने यूज़ किया है गिलमैन रिएजेंट। इसको आमतौर पे कहा जाता है और ड्यू टू सॉफ्टनेस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो 1,4 एडिशन करता है या कॉन्जुगेट एडिशन जो करता है इनोन के ऊपर, जबकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 1,2 एडिशन करता है। ये 1,4 एडिशन कॉन्जुगेट इनोन पर नहीं, 1,4 एडिशन करता है कॉन्जुगेट इनोन पर, जबकि 1,2 एडिशन ये नहीं करता गिलमैन रिएजेंट। लेकिन अगर डबल बॉन्ड O यानी इनोन नहीं हो, जैसा कि हमने इस वाले एग्जांपल में देखा, इसमें सिर्फ C डबल बॉन्ड C है, ऐसे में गिलमैन रिएजेंट का कोई रिएक्शन नहीं होता। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इनोन नहीं है तो गिलमैन रिएजेंट का इनोन के अलावा अगर सिर्फ एल्कीन है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो गिलमैन रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में इससे पहले भी हमने कहा कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, बट जो ऑर्गेनोक्यूपरेट्स हैं और गिलमैन रिएजेंट है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं। वो 4 पोजीशन पे आक्रमण करते हैं, 1 2 दिस इज 3 और ये जो कार्बन है वो 4। तो दोबारा देख लीजिए, 1 2 इज़ दिस कार्बनल कार्बन, ये 3 और ये 4। तो 1,4 एडिशन होता है। ये सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट पोजीशन है ये, जिसके ऊपर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक होता है। यहाँ पर लोअर चार्ज डेंसिटी है, ऑर्बिटल इंटरेक्शंस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। यहाँ ये जो है वो हायर चार्ज डेंसिटी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शंस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और इसके अलावा याद कर लेते हैं सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। सिमन्स स्मिथ रिएक्शन जो है इसमें चिलियोटॉपिक रिएक्शन है और एक साइक्लोप्रोपेन बनता है डबल बॉन्ड के साथ। आप देख सकते हैं जो रिएजेंट इसमें है IZNCH2I, तो इसमें CH2 ग्रुप जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस मोड में ही जुड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। और जो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेशन में, तो जिस डायरेक्शन में ये OH सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, ये जो OH ग्रुप है वो जिंक को या फिर आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सेशन में मदद करता है। तो जिस डायरेक्शन में ये होता है उसी डायरेक्शन में CH2 जुड़ता है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये बिलो द प्लेन है तो CH2 भी बिलो द प्लेन होगा। इसके अलावा अगर सिंपल कोई
हेल्प करने वाला कोई ग्रुप यहाँ पर कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो CH2 जुड़ेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो CH2 है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसा कि हम इधर भी देख रहे हैं। ये देखिए सिमन स्मिथ रिएजेंट का यहाँ पर बनना और ये इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट का बनना, इस तरह से पेरिसाइक्लिक एक रिएक्शन का होना, और ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली जो बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जो सिमन स्मिथ रिएक्शन है उसमें OH जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड C में CH2 उसी डायरेक्शन से जुड़ा है। ये मॉलिक्यूल कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ OH है बिलो द प्लेन, यहाँ CH3 भी बिलो द प्लेन है। आमतौर पे हम स्टेरिक हिंडरेंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर OH है बिलो द प्लेन, उसी तरह से बिलो द प्लेन यानी तल के नीचे ये OH के साइड में ही ये CH2 आके जुड़ेगा सिमन स्मिथ रिएक्शन में। उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो OH ग्रुप है यहाँ चाहे यहाँ, और इन दोनों केसेस में आप देखिए कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, दूर है, लेकिन फिर भी चिलियोट्रॉपी रिएजेंट या चिलेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये जो ग्रुप्स हैं वो मददगार साबित होते हैं। इसी वजह से जिस डायरेक्शन में ये ग्रुप हैं जो कॉम्प्लेक्सेशन में मदद करते हैं उसी डायरेक्शन में CH2 ग्रुप जुड़ता है। तो इन बातों को हम ध्यान में रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो ये हमें कंपाउंड दे रखा है, ये हमें गिलमैन रिएजेंट दे रखा है, और यहाँ सिमन स्मिथ रिएक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक मेथिलेशन होगा। मेथिलेशन जो है इससे तो दूर होगा, और उसके बाद है CH2 का जुड़ना सिमन स्मिथ रिएक्शन के ज़रिए। तो इनमें से जो ऑप्शन है द आंसर इज़ ऑप्शन A इन दिस केस। किस तरह से हम इसको यहाँ तक पहुँचते हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे एक चीज़ है कि ये अगर OH अबव द प्लेन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मेथिल ग्रुप होगा। अगर हम देखते हैं ऑप्शन C को, यहाँ जहाँ OH है उसी डायरेक्शन से मेथिलेशन है, जो कि नहीं होगा। उसी तरह से इसमें भी OH ऊपर की तरफ है और मेथिलेशन ऊपर की तरफ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हम सिरे से यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर देते हैं। ये B और A में से हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों को हमने कैंसिल किया। इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों ऑप्शंस को, इनमें से कौन सा हो सकता है। देखिए OH अगर अबव द प्लेन है तो CH2 भी उसी दिशा में होगा। यहाँ पर OH अबव द प्लेन दिया हुआ है और CH2 को बिलो द प्लेन दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम यहाँ पर लॉजिकली इस आंसर तक पहुँचते हैं, लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे वो हम यहाँ पर आके देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने इसको मॉलिक्यूल का ये कॉन्फॉर्मेशन बनाया है। ये C डबल बॉन्ड C है जो यहाँ पर है। यहाँ पर हमने ABCD सारा मार्क कर रखा है ताकि आप आराम से इसको पहचान सकें कौन सी पोजीशन पर कौन सा बॉन्ड या कौन सा एटम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि गिलमैन रिएजेंट के साथ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से दूर वाले कार्बन पर यहाँ पर मेथिलेशन हुआ है, और ये इसलिए हुआ है ताकि स्टेरिक जो हिंडरेंस है वो मिनिमम हो और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिला जहाँ पर OH और Me एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और हमने अगर OH को ऊपर लिखा है तो Me बिलो लिखेंगे, तो ये हमारा A बना। इसमें हमने सिमन स्मिथ रिएक्शन कराया और वो उसी डायरेक्शन में हुआ CH2 जहाँ पर OH है। आप देख सकते हैं कि जो OH है वो जिंक को स्टेबलाइज कर रहा है, और इस तरह से हमें यहाँ जहाँ OH है उसी साइड में CH2 और उसके ऑपोजिट साइड में Me मिला है। तो यहाँ पर जो ये नंबरिंग फिर दोबारा मैंने कर दी है ताकि आपको इसमें से यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो।
तो ये हमारा बी है जैसा कि हमने देखा था, और वो हमारा ऑप्शन जो था उसको हमने इस तरह से जस्टिफाई किया। याद कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कि अगर हमने बोरोन के कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया है तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा एल्डोल कंडेंसेशन में वो इस प्रकार से होगा कि ताकि स्टेरिक हिंडरेंस कम से कम हो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको याद करने के लिए या फिर अगर इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके, नॉट स्टॉप, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमको कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, और ये जो बोरोन का हमने कंपाउंड यूज़ किया हुआ है ये हैलोजन है, और ये एल जो लिगेंड है वो अगर साइक्लोहेक्सेन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो फेवर्ड है वो है सिस डी प्रोटोनेशन। ये हाइड्रोजन और ये वाला जो बोरोन के साथ जो इनोलेट बना है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जिससे जो एल्कीन या इनॉल हमें प्राप्त हुआ है वो ई इनॉल एंटीजेजन हमें प्राप्त हुआ है। आप कह सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि मार्क नहीं किया होता, ये बड़ा ग्रुप है इस कार्बन का, और इस कार्बन का बड़ा ग्रुप या मोस्ट प्रेफर्ड इन दोनों में से जो वरीयता क्रम में पहले आएगा वो ये CH3 आएगा। इन दोनों में से जो वरीयता आएगी ऑक्सीजन वाले ग्रुप का आएगा। तो अगर आप देखें तो वरीयता वाले ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है डबल बॉन्ड के, तो उसका मतलब ई जो है आइसोमर यहाँ पर बनेगा। ध्यान रखिएगा ई आइसोमर बना है यदि हमने बोरोन के कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया है इनोलेशन के लिए। उसी तरह से अगर हमने LDA का इस्तेमाल किया है तो LDA के इस्तेमाल में अगर R1 और R2 लेस बल्कि हैं तो ई इनोलेट मिलेगा। अगर साइज़ में इनके बड़ा है R1 और R2, जैसे मान लीजिए फेनल ग्रुप वगैरह हैं, तो ऐसे में जो इनोलेट बनेगा वो Z इनोलेट बनेगा। तो LDA के साथ Z इनोलेट और जो बोरोन के कॉम्प्लेक्स के साथ E बनेगा, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमें हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। यहाँ LDA यूज़ किया गया है, यहाँ बोरोन का हमने जो कॉम्प्लेक्स है उसका इस्तेमाल किया है, कंपाउंड यूज़ किया है। और इसके अलावा हम देखें कि बाकी जो है सेकेंड रिएजेंट दोनों का सेम है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा प्रोडक्ट होगा? आंसर इसके अंदर सी है, और किस प्रकार से इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको वर्क करके देखना पड़ेगा। ये हमने स्टार्ट किया अपने सबस्ट्रेट से, और CY2BCl का हमने इस्तेमाल किया तो ई इनोलेट बना जैसा कि हमने देखा था। और LDA के साथ क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये pH ग्रुप बड़ा है तो हमें मिलेगा Z इनोलेट। यहाँ तक पहुँचने के बाद दोनों ये जो रिएजेंट्स हैं दोनों सेम हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आक्रमण होता है तो इस तरह का ये बॉन्ड बना, और आप देखें कि ये जो मेथल ग्रुप है और जो ये सी सिंगल बॉन्ड O है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसलिए जब हमने इसको बनाया तो ये भी अबव द प्लेन और ये भी अबव द प्लेन बना है। हालांकि जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि नीचे की तरफ बना हुआ है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इसका 3D मॉडल दिखाने की कोशिश की है। दिस इज़ अबव द प्लेन, तल से ऊपर, ये भी तल से ऊपर, और ये एक ही डायरेक्शन में है। इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ जब इनोलेट के ऊपर आक्रमण होगा, एल्डोहल कंडेंसेशन होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ये नीचे मेथल ग्रुप और ये ऊपर। और हमने क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से ऑपोजिट प्लेन में बताना है, तो ये मेथल ग्रुप अगर ऊपर है तो ये बिलो द प्लेन है। तो ये हमारे आंसर को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में
इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में वुडवर्ड हॉफमैन रूल का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये रूल जो है बहुत बहुत बार आ चुका है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और क्योंकि वुडवर्ड हॉफमैन रूल जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए बड़ा इजी सा ऑप्शन होता है जिसमें हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 4n, n कॉन, ये दोनों सेम है और ये तब होगा जब थर्मली अलाउड है। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, आप बस इतना याद रखिए, पूरा टेबल जो है इसके जस्ट ऑपोजिट ऑपोजिट होता है। कॉन के ऑपोजिट डिस, कॉन के ऑपोजिट डिस, डिस के ऑपोजिट कॉन या डिस के ऑपोजिट कॉन, इस तरह से। और ये थर्मल है तो यहाँ पर हम फोटोकेमिकल लिखेंगे, और यहाँ पर 4n है तो 4n+2 लिखेंगे। तो यानी अगर थर्मली अलाउड है 4n है तो कॉन रोटेटरी, 4n+2 है तो डिसरोटेटरी। ये आपको फट से आप अपना रफ पेपर पे या वर्क करने वाले पेपर पे इस रूल को इस तरह से लिख सकते हैं टेबल बनाकर, और आपके ये हेल्प करेगा आंसर तक इजीली पहुंचने के लिए। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमको सबस्ट्रेट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है थर्मल कंडीशन। थर्मल में हमने अभी देखा था कि 4n तो है कॉन, कॉन क्योंकि n और n, और ये था थर्मल। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो और ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है ये। और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 3 मेंबर्ड रिंग और लेस स्टेबल, तो इन दोनों को हमने कैंसिल किया। इन दोनों में से कौन सा होगा, जैसे कि 4n कौन है थर्मल में, तो यानी 4n+2 जो होगा वो है डिस। अगर वो डिस है तो किस तरह से रोटेशन होगा या रिएक्शन किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने लिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 सदस्यीय 6 मेंबर रिंग बनेगा। दूसरा है 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो बाइसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो किस तरह से बना, किस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ। देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऑन द प्लेन, तल के ऊपर, तल पर, और यहाँ पर भी ऑन द प्लेन। जब डिस रोटेशन होता है, डिस यानी विपरीत दिशा में, ये और ये आपस में आके यहाँ पर बॉन्ड्स जो हैं वो बनेंगे, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। और डिस रोटेशन होगा तो ये जो तल पर है ये तल से उभर कर ऊपर आएगा, ये भी तल से उभर जाएगा क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और जो है हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में एक बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन अबव द प्लेन दिखाया हुआ है, जो कि गलत है। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया हुआ है, और इसमें वुडवर्ड हॉफमैन रूल का हमने इजी एप्लीकेशन या यूज़ किया हुआ है, उसी से हम आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।